सबसे पहले सर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर संदीप कुमार सिंह। मेरी जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रही है मोस्टली लखनऊ यूनिवर्सिटी से रही है। मैंने बीएससी वहीं से किया है, एमएसडब्ल्यू वहीं से किया है, पीएचडी वहीं से किया है। उसके पहले जो हाई स्कूल एंड इंटर वो डिफरेंट ज़िलों में, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी फादर की, तो वहाँ से किया। और इसके साथ ही जब मैं इस प्रोफेशन में आया, बाई चॉइस ये प्रोफेशन नहीं था, लेकिन बाई लक मैं इस प्रोफेशन में आया। और जब ये आया तो मुझे ये प्रोफेशन जो मैं एट प्रेजेंट हूँ एज एन एसोसिएट प्रोफेसर, मैं कानपुर विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन में काम कर रहा हूँ और साथ ही सोशल वर्क का इंचार्ज भी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क का। तो जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो मेरा प्रोफेशन में बेसिकली मैंने कहा ना बाई चांस ही आया, बाई चॉइस नहीं था। लेकिन जब मैं आया तो मुझे लगा कि यही मेरी चॉइस है। और इसमें आने के बाद मैंने कई रिसर्च पेपर लिखे, करीब 3 से 4 बुक हमारी पब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन बुक और रिसर्च पेपर से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम मुझे स्टूडेंट को टीचिंग लगता था। तो मैंने स्टूडेंट टीचिंग में बहुत अपने को इन्वॉल्व किया। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ या मैं बहुत अच्छा जानकार हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर के रूप में अपने स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत कर सकूँ अपने आप को। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं तो वैसे तो सरकारी जॉब में कर रहा हूँ, ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो किसी संगठन से जुड़ा तो ऐसे जुड़ा कई संगठनों से हूँ, लेकिन मैं उसको ज़्यादा आपको नहीं कह सकता, क्योंकि सरकारी जॉब में होने के बहुत सारी बंदिशें भी हैं। हाँ, मैं कानपुर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2005 में मैंने कानपुर विश्वविद्यालय को डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। और कानपुर विश्वविद्यालय के विषय में बताएं तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में मैं इसको कह सकता हूँ। एट प्रेजेंट यहाँ पर करीब 1200 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं इस यूनिवर्सिटी से, और करीब 12 लाख स्टूडेंट, 12 से 15 लाख स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड डिफरेंट कॉलेजेस में। कैंपस में केवल प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं कानपुर विश्वविद्यालय में, जिसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क भी है और एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है। इसके अंतर्गत 2 कोर्सेज मेन जो हैं, जो प्रोफेशनल हैं, एक है मास्टर ऑफ एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत चलाया जाता है, और मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के अंतर्गत चलाया जाता है। ये 2 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसके माध्यम से बच्चों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। सर, आपके 3-4 कार्यों के बारे में हम जानना चाहेंगे जो आपने अभी तक पूरे किए हों, तो विस्तार से बताएं। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैं क्या बताऊंगा कि मैंने कौन से कार्य पूरे किए हैं। अभी तो सारे कार्य अधूरे ही हैं, और ज़िंदगी अगर पूरे कार्य होने लगे तो फिर ज़िंदगी रुक जाती है, मेरा ये मानना है। तो मेरा ये इस प्रोफेशन में आने से पहले मैंने फैमिली स्ट्रेस के ऊपर काम किया था, कि फैमिली स्ट्रेस किस प्रकार से इम्पैक्ट डालती है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पारिवारिक तनाव के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका एक अध्ययन किया था। लेकिन वो अध्ययन आज भी, मैं कहूँगा कि आज भी बहुत से लोग कर रहे होंगे, और उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल कर आ रही होंगी। इसके अलावा हमने चाइल्ड लेबर का एक सर्वे प्रोजेक्ट भी किया था, हैंडल किया था, जिसमें हमने कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर और सुल्तानपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो चाइल्ड लेबर जो कि असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और उनकी स्थिति को जानना और उसके विषय में गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना, ताकि उनके लिए स्कूल इस्टेब्लिश किया जा सके, जो कि पूरा भी हुआ। कंप्लीट करने के बाद उनके लिए, बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर स्कूल खोले गए, जिससे कि वो उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें, वोकेशनल एजुकेशन ले सकें, और ये सारी चीज़ें उनके साथ में की गई। इसके अलावा हमने एक इवैल्यूएशन स्टडी की थी, मूल्यांकन किया था, एक एनएसवी का मूल्यांकन था। जैसे महिला नसबंदी होती है, पुरुष नसबंदी होती है, तो हमारे यहाँ पुरुष नसबंदी लोग नहीं कराते हैं। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो पुरुष नसबंदी पर काम कर रही थी, डिफरेंट गाज़ियाबाद, दिल्ली के एरिया में। तो उनका मैंने इवैल्यूएशन किया था कि क्या किस प्रकार से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, सर्विस प्रोवाइडर कितने एक्यूप्ड हैं, सर्विस प्रोवाइडर कैसे उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका एक इवैल्यूएशन किया था, जिसमें पाया गया था कि वो जो चेंजेस आए हैं समय समय पर कई चेंजेस आए हैं।
मतलब कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले जब वो इंजेंडर हेल्थ ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो वो तीन चीज़ों पर काम कर रहा था। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मेन काम था कि क्या डिमांड होनी चाहिए पब्लिक की तरफ से और सप्लाई होनी चाहिए सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। तो हमने इन दोनों चीज़ों को देखा, तो उसके इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद वाकई में स्थितियाँ सुधरी थी, मतलब डिमांड भी हुई थी और सप्लाई भी हुई थी। इसके अलावा हमने एक HIV एड्स के ऊपर अवेयरनेस का भी एक प्रोजेक्ट था जो कि संकल्प ने लॉन्च कर रखा था, संकल्प में प्रोजेक्ट किया था। और वो ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो भी मेंबर्स थे उनके ऊपर उनको HIV एड्स की अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जानी थी। इस पर संकल्प ने उनको HIV एड्स डॉक्टर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को सारी ट्रेनिंग एंड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध कराई थी। तो ESIC ने हमको अपॉइंट किया था कि उनका इवैल्यूएशन करना कि संकल्प ने कितना काम किया है। तो उसको भी हमने काम किया और उसमें भी हमने पाया कि जब ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और कई सारी चीज़ें हुई तो उससे कहीं ना कहीं उनमें और उनके एम्प्लॉयज़ में अवेयरनेस आई थी। भविष्य की आपकी 3-4 परियोजनाओं के बारे में हम जानना चाहेंगे जो आप भविष्य में करना चाहते हो। देखिए, भविष्य की योजनाओं की अगर हम बात करें तो चूँकि हम जिस डिपार्टमेंट से एफिलेटेड हैं, मैंने कहा कि हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं। यूनिवर्सिटी के 4 मेन मुख्य काम होते हैं: टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। अब हमारा जो भी भविष्य का प्लान होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। टीचिंग मेरा पहला मैं कहूँगा कि मेरा एम है कि मैं कैसे अच्छे स्टूडेंट्स या डेवलपमेंट प्रोफेशनल तैयार कर सकूँ, क्योंकि हमारा एम ही है डेवलपमेंट प्रोफेशनल तैयार करना। प्रोफेशनल कोर्स है और डेवलपमेंट प्रोफेशनल हमारा काम है तैयार करना। तो हमारा पहला एम है कि हम टीचिंग अच्छी कर सकें ताकि उनको डेवलपमेंट प्रोफेशनल के रूप में ग्रूमिंग कर सकें। दूसरा, अगर हम अपनी बात करते हैं तो रिसर्च की बात है। कुछ है प्रॉब्लम्स, लेकिन हाँ, रिसर्च में भी उन बच्चों को कैसे इन्वॉल्व किया जा सके, उनकी किस प्रकार से हम एक्सटेंशन वर्क करा सकें, उनकी हम किस प्रकार से टीचिंग कर सकें, ग्रूमिंग कर सकें, सो दैट कि वो जो हमारा देश जो भी कहलाता है कि गाँवों का देश है, तो रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वो कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं। ये मेरा मेन एम है कि हमारे जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल तैयार हों वो भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विशेष तौर पर रूरल डेवलपमेंट में कैसे रोल अदा कर सकते हैं, कैसे वो मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, उन लोगों का जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनका मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, उनको मेन धारा से कैसे जोड़ सकते हैं। तीसरा जो होता है कि कैसे हम स्किल डेवलप कर सकें, जैसे कि आजकल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा मेन एम है कि स्किल डेवलपमेंट कर बच्चे या स्टूडेंट या वो रूरल लोग या वो लोग जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, वो अपना स्किल डेवलप करके स्वरोजगार की ओर बढ़ सकें, अपना भी रोजगार कर सकें और लोगों को रखकर उनको भी रोजगार प्रोवाइड कर सकें। तो उस तरफ एक मेरा उद्देश्य है कि मैं उस तरफ बढ़ सकूं। तीसरा, वही उद्यमशीलता उनकी बढ़ाई जा सके कि वो लोग खुद अपना उद्यमशीलता की ओर बढ़ें, क्योंकि जॉब की जहाँ तक बात करें तो जॉब बहुत लिमिटेड है लेकिन काम बहुत है। तो अगर हम किसी स्किल्ड हो जाते हैं, अपने आप को कुछ विशेष तौर पर स्किल कर लेते हैं और उससे रिलेटेड हम काम में आगे बढ़ते हैं, तो अपने को भी रोज़गार देते हैं और 10 और लोगों को भी रोज़गार देने की क्षमता हमारे अंदर पैदा होती है। तो मेरा ये सोचना है कि जो भी हमारे युवा हैं, यूथ हैं और डेवलपमेंट प्रोफेशनल जो यहाँ से निकले, वो उद्यमशीलता की ओर आगे बढ़ें। इस तरीके के सब काम करते समय आपको कोई परेशानी या आपके सामने कोई बाधाएं उत्पन्न हुई, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। देखिए, यहाँ तक डिफरेंट स्टेज पे हमने डिफरेंट काम किए। जैसे हमने बताया कि NSD पे काम किया, HIV एड्स पे काम किया, तो वो स्टेजेस या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली बाधाएं थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बाधाएं बड़ी नहीं होती, बाधाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं। अगर आप उसको हैंडल कर लेते हैं तो वो बाधाएं आपके लिए कुछ नहीं है, वो बाधाएं आपके आगे बढ़ने का रास्ता है। तो मेरे लिए जो लाया कि वो बाधाएं जो भी थी वो आगे बढ़ने के रास्ते थी, क्योंकि अगर बाधा आएगी तभी हम उसको पार करने की सोचेंगे। जब हमारे पास बाधा ही नहीं आएगी तो हम पार करने की सोचेंगे नहीं, और जब हम पार नहीं करने की सोचेंगे तो हम अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि बाधाएं आती हैं। जैसे HIV एड्स में था तो स्टिग्मा का था, एक सोशल स्टिग्मा होता है कि HIV एड्स, अरे ऐसी बीमारी, इसका मतलब व्यक्ति ही गंदा था,
व्यक्ति ही खराब था। ये एक सोशल स्टिग्मा है, तो वो स्टिग्मा भी दूर करना, फिर कैसे कहीं छूने से ना हो जाए, कहीं गले लगने से ना हो जाए, तो वो भी एक स्टिग्मा का कहने का मतलब है कि एक भ्रम है दिमाग में। तो ऐसी समस्याएं आई, इवन डॉक्टर्स के साथ में भी थी, सर्विस प्रोवाइडर जो नर्स थी, वार्ड बॉयज़ थे, उनके सामने भी इस तरीके का था। एनएसबीबी में था कि पुरुष नसबंदी, पुरुष नपुंसक हो जाएगा। तो डिफरेंट स्टेज पे जब हम काम करते गए तो डिफरेंट बाधाएं आती गई, लेकिन उन बाधाओं को जब हमने समझा और कैसे डील करना है, तो उससे मेरी कैपेसिटी में इंक्रीज़ हुआ। इसलिए जो बाधाएं हैं वो बाधाएं कभी, मेरे ख्याल से बाधाएं हर किसी के जीवन में उसको आगे बढ़ने के लिए होती हैं, ना कि उसको पीछे रोकने के लिए होती हैं। तो किस तरीके का आप नीति परिवर्तन चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर हो? देखिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ये सबके लिए बेहतर हो। ऐसे नीति परिवर्तन हो जो केवल मेरा इंडिविजुअल में बात ना की जाए, बात ये की जाए कि सबका परिवर्तन हो। तो मेरा बेसिक मानना है कि हायर एजुकेशन पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन ही नहीं, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उस पर भी देने की, मतलब एजुकेशन के ऊपर। अगर हम एजुकेटेड लोगों को या ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं जो रोज़गार से लोगों को जोड़ पा रहा है, या जो रोज़गार से लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहा है कि भाई इसको करना चाहिए, हमको रोज़गार मिलेगा, अगर हम ऐसे सिस्टम को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हायर एजुकेशन पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, खासकर अगर हम बात करें जो पिछड़े राज्य हैं, जिसमें कि आपका यूपी भी आता है, बिहार भी आता है, यहाँ पर हायर एजुकेशन की स्थिति बहुत ख़राब है, यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे जितने भी सरकारी कॉलेजेस थे, कभी हम भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आज उनकी स्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पर कोई छात्र पढ़ने नहीं जाता। सब जाना कहाँ जाते हैं? कॉन्वेंट एजुकेशन में जा रहे हैं। इसलिए क्या रीज़न हो गया कि हमने अपनी एजुकेशन को चेंज नहीं किया, हमने अपने सिस्टम को चेंज नहीं किया, हम उसी सिस्टम पे बने रहे। उसके कारण क्या हुआ, ना टीचर है एजुकेशन में। हायर एजुकेशन की भी स्थिति वही है कि टीचर की पूरी कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ पूरा टीचर अपॉइंटेड हो। तो जब टीचर अपॉइंट नहीं होगा तो टीचर स्टूडेंट को एजुकेशन कैसे देगा? तो जो नीति परिवर्तन की ज़रूरत है उसमें यूजीसी को और एचआरडी मिनिस्ट्री को ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो सारी पॉलिसीज़ मेरे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं, जैसे हमने कहा कि टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग, ये 4 कंपोनेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी भी हायर एजुकेशन के। अब इसमें अगर आपने चारों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, अब आप केवल किस पर ध्यान दे रहे हैं कि अगर आपने एपीआई स्कोर या रिसर्च के ऊपर ध्यान देना शुरू किया तो टीचिंग पिछड़ जाएगी आपकी। अगर आप केवल टीचिंग पे ध्यान देंगे तो रिसर्च पिछड़ जाएगी, फिर ट्रेनिंग कहाँ से होगी? तो हमको कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की आवश्यकता है, इस हायर एजुकेशन को चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है, ताकि चारों कंपोनेंट्स हमारे बराबर रहें, बराबर इक्विवेलेंट काम करें और हर टीचर इसमें पार्टिसिपेट कर सके। लास्ट हमारा आपसे सवाल है कि आप किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और समाज की परिवर्तन है क्या, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि किसी छोटे भाग में एक छोटा मोटा परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। किसी बड़े चीज़ में जब परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। जहाँ तक बात है, सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय समय पर डिफरेंट प्रकार की समस्याएं आती हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तब सामाजिक परिवर्तन होता है। अगर हम शुरुआत से बात करें तो कहीं ना कहीं SC, ST, OBC आंदोलन चला, उसने सामाजिक परिवर्तन लाया कि वो लोग भी एक दूसरे के साथ में खड़े हो सके, वरना स्थितियाँ बहुत ख़राब थी। फिर बीच में अगर देखें तो महिला आंदोलन आया, तो महिलाओं की स्थिति को बढ़ाया गया। अब वर्तमान में जो मैं सामाजिक परिवर्तन चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि हमारा यूथ ट्रांसफॉर्म हो, वो समाज में अपने भूमिका को समझ सके। वर्तमान में यूथ अभी अपनी भूमिका को नहीं समझ पा रहा है। हो सकता है कि हमारे पास आज़ादी के कई वर्ष बीत चुके हैं, आज़ादी के समय हमारे पास लीडर्स थे, हमारे पास वो था कि हमको ये बनना है, हमको ये बनना है। आज हमारे पास उसकी कमी हो गई हो, लेकिन यूथ अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, ठीक से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, ठीक से परिवर्तित नहीं हो पा रहा। तो यूथ का मोबिलाइजेशन इस सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज भविष्य हमेशा बार बार पिछले 50 सालों से या 60 सालों से 70 सालों से सुनते आ रहे हैं कि यूथ भविष्य है, यूथ भविष्य। वो 70 साल पहले वाला आज रद्द हो गया, पर
भविष्य है और हम भी कहते हैं कि यूथ भविष्य है। तो यूथ की एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए हमें सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है। इसमें बेस्ट रोल करेगा आपका एजुकेशन सेक्टर ही इसमें बेस्ट रोल कर सकता है। अगर आप उनको सही एजुकेशन की तरफ मोड़ सकेंगे तो वो यूटिलाइज होगा डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए। तो यूथ मोबिलाइजेशन मेरे ख्याल से सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण, मुख्य मुद्दा होना चाहिए। थैंक यू सर।